नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बड़ा करियर ऑफिशियल पे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के बारे में। पिछले 2-3 क्लास में हमने सीखा फ्लावर क्या है, फ्लावर के अंदर का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, और उन स्ट्रक्चर में से एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो स्टमेन है उसके दो पार्ट थे, फिलामेंट और एंथर। उसमें से एंथर जो होता है वो मेन पार्ट होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो पिछले क्लास में हमने सीखा था कि एंथर का स्ट्रक्चर क्या होता है। इस क्लास में सीखेंगे एंथर के अंदर होने वाले क्रियाओं के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में। तो एंथर के अंदर जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन बनता है उसके अंदर। और पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को ही क्या कह दिया जाता है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। पॉलन ग्रेन जब इमैच्योर होता है तो इमैच्योर अवस्था में इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोर। इसको क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर कहा जाता है जब इमैच्योर होता है पॉलन ग्रेन तब। और यही माइक्रोस्पोर की जो बनने की प्रक्रिया है, बनने का प्रोसेस है, इसको कह देते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। इसको क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। यहाँ पे इस वर्ड में 3 टर्म आ रहा है। माइक्रोस्पोरो को एक साथ ले लें तो 2 टर्म बनेगा, माइक्रोस्पोर और दूसरा टर्म है जीनेसिस। ये लंबे लंबे जो वर्ड हैं उनको समझना आसान हो जाएगा जब उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो माइक्रोस्पोर का मतलब हो गया माइक्रोस्पोर जो कि मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन बनाएगा। और जेनेसिस का मतलब होता है क्या, फॉर्मेशन। ये जेनेसिस जो टर्म है इसमें इसका मतलब होता है बायोलॉजी में फॉर्मेशन। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। ये इतना लंबा सा वर्ड था और इसका सिंपल सा मतलब क्या निकला कि माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। इससे पहले आगे चलें, इसका हम कुछ पीछे का प्रीव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हम इसका प्रीव्यू में क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर थोड़ा सा जान लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमको पता चल सके कि एंथर में क्या क्या चीज़ पढ़ाया गया था, एंथर के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें 4 लेयर होते हैं। एंथर के स्ट्रक्चर में टोटल कितने लेयर्स होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं। जैसे सबसे बाहर का लेयर हो गया, उसके अंदर का लेयर हो गया, उसके अंदर का लेयर, ये टोटल 4 लेयर जो है, इसमें से सबसे बाहर वाले लेयर को ईपीडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर वाले लेयर को इंडोथीसियम कहते हैं। इसके अंदर वाले लेयर को मिडल लेयर कहते हैं। थर्ड वाला लेयर जो है मिडल लेयर। और सबसे अंदर वाले लेयर को कहते हैं टैपेटम। सबसे अंदर वाले लेयर को क्या कह देंगे, टैपेटम कहेंगे। इसमें से ये जो टैपेटम होता है ये अंदर होने वाली सारी प्रक्रियाओं को ये थोड़ा थोड़ा क्या करता है। जैसे अंदर क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर इसके अंदर ही बनता है। माइक्रोस्पोर कहाँ बनता है, इसके अंदर ही बनता है। तो उन माइक्रोस्पोर को डेवलप करने के लिए, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होने के लिए उसको नरिशमेंट चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, टैपेटम प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि टैपेटम जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, पोषण देगा किसको, अंदर होने वाले पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट को। नरिशमेंट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ये हम एक साइड का बनाए हैं। ऐसा टोटल कितने साइड में होगा, 4 साइड में होगा। टेट्रागोनल होता है ये कुछ इस तरह का होता है, टेट्रागोनल होता है। ठीक, ऐसा ये एक साइड का हम बनाए हैं। ये सबसे बाहर वाला लेयर इपिडर्मिस हो गया, उसके अंदर का लेयर जो हो गया वो इंडोथीसियम है, और उसके अंदर लेयर हो गया मिडल लेयर, और सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है ये जिसको बोलते हैं टैपेटम। और इस टैपेटम के अंदर ढेर सारे सेल्स पाए जाते हैं। इस टैपेटम के अंदर ढेर सारे सेल्स पाए जाते हैं। इन सारे सेल्स को मिलाकर स्पोरोजिनस टिश्यू कह दिया जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। अच्छा, ये जो एक स्ट्रक्चर बना, ये जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, एक लोब इधर का एक लोब इधर का, और हर एक लोब में 2 थीका होता है। ये एक थीका मान लो और ये एक नीचे वाला ये थीका मान लो।
तो हर एक लोब में कितना थीका हो गया, 2 थीका हो गया। और हर एक थीका में ये जो स्ट्रक्चर होता है, थीका के अंदर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोल दिया जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। और ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में डिस्कस किया गया था, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये सबसे अंदर में ये जो टिश्यूज हैं, ये जो सेल्स हैं भरे हुए, इनको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। इनके सेल्स को कह देंगे स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स। और इन सेल्स के पास एबिलिटी होता है, इनके हर एक सेल के पास एबिलिटी होता है, क्या, इनके हर एक सेल के पास एबिलिटी होता है, कैपेबिलिटी होता है कि ये क्या बना सके, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना सके, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब ये डेवलप करके इनके पास ये एबिलिटी होता है, स्पोरोजिनस सेल्स के पास, सारे सेल्स के पास ये एबिलिटी होता है, कैपेबिलिटी होता है कि डेवलप करके माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाए। या माइक्रोस्पोर मदर सेल का ही एक और नाम से जानते हैं इसको, पॉलन मदर सेल, इसी को कहते हैं पॉलन मदर सेल। मतलब इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बना देगा या पॉलन मदर सेल बना देगा। अच्छा, अब ये सेल क्या करेगा, स्पोरोजिनस सेल से पॉलन मदर सेल बन गया या माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया, इसका काम क्या है, उसके नाम से उसका काम का पता चल रहा है। यहाँ देखिए क्या लिखे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके नाम से इसके काम का पता चल रहा है। माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब होता है वैसी सेल जो कुछ बनाए, और क्या बनाए, अब कुछ बनाए मतलब क्या बनाए, माइक्रोस्पोर को बनाए। तो वैसी सेल जो माइक्रोस्पोर को बनाएगा उस सेल को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। या इसी का एक और नाम है पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल। माइक्रोस्पोर बनाने का अल्टीमेट मकसद क्या होता है, पॉलन ग्रेन बनाना। माइक्रोस्पोर बनाते हैं तो माइक्रोस्पोर डेवलप करके क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। इसीलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही एक और नाम से जानते हैं, पॉलन मदर सेल, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन ही तो बनाता है अल्टीमेटली, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पॉलन मदर सेल। ठीक, अब इसके अंदर क्या होगा, देखो अभी क्या बता रहे थे कि ये सबसे ये जो सेल्स हैं, ये जो टिश्यूज हैं, इनमें से सारे के अंदर कैपेबिलिटी होता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाए। और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर की बनने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। अभी यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ था माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, ये टर्म का मतलब अब समझ में आ गया होगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर की बनने की प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहलाती है। और ये सारी चीज़ें होगी किसमें, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो ये सारी चीज़ें फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ही होगी। और फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एंथर वाले हिस्से में ये होगा। एंथर के भी कौन से पार्ट में, एंथर का भी तो पार्ट है ना, एंथर का जो माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये सारी प्रोसेस होने वाली है। तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का अगर लोकेशन पता है, लोकेशन पूछा जाए, लोकेशन पूछा जाए इसका, तो लोकेशन क्या बताएंगे, सबसे पहले तो अगर सिंपल सा लोकेशन पूछा जाए तो एंथर कह सकते हैं। और एंथर के अंदर भी अगर पूछ दिया जाए तो माइक्रोस्पोरेंजिया बताएंगे, क्या बताएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया बताएंगे। ठीक है, अब होता है कैसे कैसे, इन सारी प्रोसेसेस को पढ़ना है विस्तार से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। और इस स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स के पास, हर एक सेल्स के पास, एवरी सेल्स या ईच सेल्स स्पोरोजिनस टिश्यू have ability to develop into microspore mother cell। माइक्रोस्पोर मदर सेल या
पॉलिन मदर सेल, पॉलिन मदर सेल। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बना, सबसे पहले क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसमें डेवलपमेंट होगा, इसमें क्या होगा, ये डेवलप करेगा और उससे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा। तो चलो यहाँ पे हम एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेते हैं। अच्छा, अब इसमें प्लॉइडी का बात आ जाएगा। प्लॉइडी कहने का अर्थ कि इसमें क्रोमोजोम के कितने सेट हैं। ठीक है, मतलब क्रोमोजोम के 2 सेट हैं तो उसको डिप्लॉइड कहते हैं। और चूंकि स्पोरोजिनस टिश्यू अभी प्लांट का ही पार्ट है, ये किसका पार्ट है, अभी प्लांट का ही तो पार्ट है ना, प्लांट के पार्ट होने की वजह से ये स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल जो होता है वो होता है डिप्लॉइड, मतलब कि 2n होता है। कैसा सेल होता है, ये डिप्लॉइड सेल होता है। ठीक है, 2n सेल होता है। अब ये सारे के सारे डिप्लॉइड हैं और इसी से डेवलप करके सिर्फ माइक्रोस्पोर मदर सेल बना है, किसी तरह का यहाँ पे डिवीजन नहीं हुआ है, किसी तरह का यहाँ पे मियोसिस नहीं हुआ है, डिवीजन नहीं हुआ है। तो स्पोरोजिनस सेल का जो प्लॉइडी लेवल होगा वही प्लॉइडी लेवल माइक्रोस्पोर मदर सेल का भी होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर हम माइक्रोस्पोर मदर सेल को दिखाते हैं तो ये भी कैसा हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई विभाजन नहीं हुआ। जैसा ये सेल था बस उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया है, डेवलप करके क्या बना लिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लिया। ठीक, अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होगा मियोसिस। और पता होना चाहिए कि मियोसिस जो होता है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है, 2 पार्ट में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। पहला जो पार्ट होता है मियोसिस का, उसमें क्रोमोजोम का संख्या आधा आधा होता है, उसमें क्रोमोजोम का नंबर जो है वो आधा आधा हो जाता है। मतलब पहले 2n था तो यहाँ से 1 से 2 सेल बनेंगे, एक बार जब डिवीजन होता है तो वो उसमें 1 से 2 ही सेल बनते हैं। तो मियोसिस 1 जब हो रहा है तो इसमें 1 से कितने सेल बने हैं, 2 सेल बने हैं, 1 से 2 सेल बने हैं। और यहाँ पे जब 2 सेल बने और इसमें क्या हो गया, क्रोमोजोम का नंबर आधा आधा हो गया। पहला जो मियोसिस होता है उसमें क्रोमोजोम का नंबर आधा आधा होता है, तो पहले 2n था, अब क्रोमोजोम का नंबर कितना हो गया, n हो गया दोनों सेल में। और यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अभी तक नहीं हुआ है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है। ठीक है, अगला जो मियोसिस 2 होगा, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर बना है 2 सेल का स्ट्रक्चर बना है और दोनों सेल एक ही साथ में है, इसको बोलते हैं डायाड। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डायाड बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, मियोसिस 2। जब मियोसिस 2 होता है उसमें क्रोमोजोम का नंबर आधा आधा नहीं होता है, उसमें जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, क्रोमोजोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स वो डिवाइड करते हैं, जिसके वजह से उनका क्रोमोजोम का नंबर सेम सेम रहता है। और ये मियोसिस 2 कह सकते हैं जस्ट लाइक माइटोसिस होता है। और इसमें भी ये जो बनेगा, इसमें भी सेल अलग अलग डिवाइड अभी भी नहीं करेंगे, वो सारे सेल्स एक साथ रहेंगे। तो पहले 2 सेल थे, अभी 2 से कितना सेल बन जाएगा, 4 सेल बन जाएगा। और चारों सेल जो है वो अभी भी एक साथ है, चारों सेल अभी भी एक साथ है। इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राड। और चूंकि माइक्रोस्पोर है, ये चारों 4 माइक्रोस्पोर है, इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाएगा। 4 है, 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज हुआ है, और ये क्या माइक्रोस्पोर है, तो 4 माइक्रोस्पोर के इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, ये चारों तरफ से ये जो कवरिंग होता है ना, वो कवरिंग होता है बना हुआ कैलोज का। ये जो कवरिंग बना हुआ है ये कैलोज का कवरिंग होता है। कैलोज एक तरह का केमिकल है, ठीक है, उस कैलोज से ये कवर्ड होता है चारों तरफ से। अभी ये चारों अलग अलग नहीं हुए हैं। और ये जब मैच्योर होता है, ये जब मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है, मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, तो ये कैलोज का जो लेयर है वो हट जाएगा और चारों सेल अलग अलग हो जाएंगे, ये चारों सेल अलग अलग हो जाएंगे। जैसे जैसे ये मैच्योर होगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये मैच्योरेशन होते होते ये क्या होता है, डिहाइड्रेट होता है, मतलब वाटर लॉस करते जाता है, जिसकी वजह से ये स्प्लिट कर जाते हैं, चारों अलग अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे कितना बन गया, टोटल 4 माइक्रोस्पोर बन गया, 4 माइक्रोस्पोर। और इसमें से हर एक माइक्रोस्पोर के अंदर एबिलिटी है, हर एक माइक्रोस्पोर के अंदर ये एबिलिटी है, ये पॉलन ग्रेन में डेवलप कर सकता है। अभी यहाँ पे माइक्रोस्पोर बने हैं, पॉलन ग्रेन नहीं बने हैं। पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में इसमें और बहुत सारी लेयर्स अटैच होते हैं, ठीक है, तो वो अगले पेज पे समझते हैं, अगली स्लाइड में। अभी क्या समझना है, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन।
डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब कि माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट जानना है। अभी ये मान लो कि ये माइक्रोस्पोर बना, कैसा है, हैप्लॉइड है। अब इस माइक्रोस्पोर के अंदर कुछ न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, उसके बाद सेल भी डिवाइड करते हैं। पहले ये अकेला सेल है, अब इस सेल के अंदर ही दो सेल बन जाएंगे। उससे पहले क्या होता है कि इसके ऊपर कुछ लेयर्स आते हैं, इसके ऊपर क्या आते हैं, कुछ लेयर्स आते हैं। जैसे कि एक लेयर पतला होता है हल्का सा, जो एकदम सेल वॉल के तरह होता है, और इसके ऊपर एक और लेयर होता है जो कि मोटा होता है। ये कुछ इस तरह का। तो ये बाहर बाहर से दो लेयर हो गया, एक्स्ट्रा दो लेयर आ गए, बाहर बाहर से एक्स्ट्रा दो लेयर आ गए। इसमें से बाहर वाला जो लेयर है रेड कलर से बनाया है, मोटा सा लेयर सबसे बाहर वाला, इसको बोलते हैं एक्साइन, ये आउटर लेयर है। और अंदर वाला जो व्हाइट कलर का बना हुआ है इसको बोलते हैं इंटाइन, ये इनर लेयर है। इसके अंदर क्या होता है कि ये सेल, इसके अंदर का सेल डिवाइड करता है और अंदर में ही दो सेल बन जाते हैं, अंदर में ही दो सेल बन जाते हैं। एक छोटा सेल बनता है और एक बड़ा सेल बनता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके जो स्पिंडल बनते हैं वो स्पिंडल एसिमेट्रिक स्पिंडल बनते हैं। एसिमेट्रिक स्पिंडल कहने का मतलब अनइक्वल स्पिंडल बनते हैं, जिसके वजह से इस सेल का डिवीजन अनइक्वली होता है। अनइक्वल सेल डिवीजन होने की वजह से यहाँ पे एक छोटा सेल बनता है और एक बड़ा सेल बनता है। बड़ा सेल में न्यूक्लियस भी लार्ज होता है प्लस इरेगुलर शेप का होता है। बड़ा सेल जो बना उसमें न्यूक्लियस लार्ज है और इरेगुलर शेप का है। इसमें साइटोप्लाज्म बहुत सारा होगा। इसके अलावे इसमें न्यूट्रिशन अमाउंट जो है, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, वो भी इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो बड़ा सेल बना इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और नीचे का जो छोटा सेल बना इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। तो इसके अंदर कितना सेल आ गया, दो सेल आ गया। पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन में दो सेल आ गया, दो एक्स्ट्रा लेयर आ गया, कवरिंग आ गया जो इसको प्रोटेक्शन देगा, और दो सेल भी आ गया जिसमें से एक बड़ा सेल है और एक छोटा सेल है। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बिग होता है और जेनरेटिव सेल जो है वो स्मॉल होता है। दोनों का अलग अलग काम है। वेजिटेटिव सेल का काम है कि वो जेनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। चूंकि जेनरेटिव सेल छोटा है, जेनरेटिव सेल छोटा है तो ये इसके पास ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, और मेजर जो मेन जो पार्ट बनाएगा वो यही बनाएगा। मतलब जेनरेटिव सेल का काम, जेनरेटिव सेल नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, तो यही जनरेट करेगा मेल गैमिट। और कितने मेल गैमिट जनरेट करता है, ये करता है दो मेल गैमिट जनरेट। जिससे कितने मेल गैमिट बनेगा, दो मेल गैमिट बनेगा। तो ये मेल गैमिट जो बने हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का क्या काम है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग मेल गैमिट्स। ठीक है, यहाँ पे जो मेल गैमिट्स डेवलप करेंगे उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा वेजिटेटिव सेल, क्योंकि उसके पास बहुत सारा न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है। ठीक, अब यहाँ पे एक्साइन और इंटाइन दो जो लेयर दिखा, इसको अगले पेज पे समझते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से इस पिक्चर को बनाते हैं, डायग्राम को। ये है सेल मेम्ब्रेन, अंदर का जो दो सेल है उसका सेल मेम्ब्रेन है ये। ठीक, और ये बड़ा सा सेल है और ये छोटा वाला सेल है।
बड़ा वाला सेल का नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल। छोटे वाले सेल का नाम क्या है? जेनरेटिव सेल। ठीक है, इसमें जो एक लेयर बनाए हैं, अच्छा एक और लेयर बना ही लेते हैं, बट वो इरेगुलर होता है थोड़ा, इसको हटाओ, थोड़ा सा इसको इरेगुलर बनाना पड़ेगा क्योंकि वो इरेगुलर होता है, हल्का सा मोटा होता है और इरेगुलर होता है, मतलब बीच बीच में छोड़ छोड़ के होता है। ये सबसे बाहर का लेयर है मोटा वाला, इसको बोलते हैं एक्साइन। और पतला वाला जो व्हाइट कलर का लेयर बनाया गया, इसको बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन जो है ये पतला है और ये बना होता है सेल्यूलोज का प्लस पेक्टिन का। ये सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है, बट यहाँ पे जो एक्साइन है वो बना होता है बहुत ही टफ मटेरियल का, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस का, जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। और आज तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं मिला है जो इस स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। मतलब कि ये हार्डनेस टफनेस प्रोवाइड करता है किसको? पॉलन ग्रेन को, लंबे समय तक ड्यूरेबल रहने के लिए, वाइएबल रहने के लिए ये इसको टफनेस प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है स्पोरोपोलेनिन एक्साइन, जो कि सबसे बाहर का लेयर है। अच्छा अब देखो कारण क्या है कि ये बीच बीच में कहीं कहीं पे इस एब्सेंट है। एक्साइन का जो लेयर है, स्पोरोपोलेनिन का जो डिपोजिशन है बीच बीच में एब्सेंट है, और जहां पे एब्सेंट है उसको बोलते हैं जर्म पोर। उसको क्या कहेंगे? जर्म पोर कहेंगे, जहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है। जहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है उसको जर्म पोर कहते हैं। और कारण क्या है जर्म पोर कहने का? कि यहाँ पे अगर मान लो कि ये चारों तरफ से होता, पूरा रेगुलर होता, एकदम शेप में होता, पूरा रेगुलर शेप में होता, तब क्या होता कि अंदर का जो दो मेल गैमीट बनेगा। ये जनरेटिव सेल क्या काम करता है? जनरेटिव सेल दो मेल गैमीट बनाएगा, प्रोड्यूस टू मेल गैमीट। अब यहाँ पे जो मेल गैमीट बनेंगे ये बाहर निकलेंगे, फीमेल गैमीट के पास पहुंचेंगे, तभी तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लो कि एक्साइन चारों तरफ होता, पूरा रेगुलर शेप में होता, और वो इतना टफ है कि उसको कोई एंजाइम डिग्रेड ही नहीं कर सकता, तो ये मेल गैमीट का निकलना इम्पॉसिबल था। और मेल गैमीट नहीं निकलता तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आएगा। ठीक है, इसी वजह से स्पोरोपोलेनिन कहीं कहीं पे गैप है, वो स्पोरोपोलेनिन वहां पे प्रेजेंट नहीं है जहां से क्या होता है ये मेल गैमिट निकल सकते हैं। ठीक है, और उस वाले स्थान को, उस वाले एरिया को बोलते हैं जर्म पोर, जहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, पूरा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर समझा चुके। इसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का काम भी बता दिए। अब अगला जो टॉपिक रहेगा अगले क्लास में वो चलेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।